हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखने वाले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीजें हैं उन चीजों को काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीजों को पढ़ने में आपको काफी आसानी भी होगी और समझने में भी काफी आसानी होगी। हाँ, रेगुलर वीडियोज को अगर आप देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते ही जा रहे होंगे, इसलिए ये जो नोट्स है ना, कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो जी, जैसा कि हमने मौलिक अधिकार में बात की थी, मौलिक अधिकार में मैंने बताया था कि जिस प्रकार मौलिक अधिकार संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता और समानता की भावना पर आधारित है, ठीक उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। ठीक है, देखिए, लेकिन इसकी बात, इन दोनों को हम अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस तो हम देखेंगे, बट दोनों को साथ में पढ़ने पर मजा आएगा। ठीक है, दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं मौलिक अधिकार की बात बताता हूं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय तो चलिए मौलिक अधिकार देना जरूरी था, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स जनता को देना जरूरी था, क्योंकि बिना फंडामेंटल राइट्स के किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो सकता था। तो भारत के संविधान के द्वारा भी मूल अधिकार दिए गए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्टली दिए गए। ठीक है, मतलब ये मूल अधिकार राज्य के द्वारा छीना नहीं जा सकता है, ये डायरेक्टली दिए गए। बट राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो तत्व वर्णित है, जो बातें लिखी गई हैं संविधान में, इसके लिए बाध्य नहीं किया गया राज्य को इसके लिए बाध्य नहीं किया गया कि ये देना ही देना है। ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस वक्त जो देश था, राज्य था, वो कैपेबल नहीं था, सक्षम नहीं था कि ये सारे अधिकार दे पाए जितने भी इसमें वर्णित हैं। इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी में वो सारी बातें लिखी गई, जो बाद में जब राज्य कैपेबल हो जाए, जब भी सक्षम हो जाए राज्य, तो इन सारी बातों को फॉलो करते हुए, इनका पालन करते हुए राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। तो ये सारी बातें हैं। मूल अधिकार जितना इंपॉर्टेंट है, जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही डीपीएसपी भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए एक एक करके सारी बातें हम देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो मैंने बता दिया था कि मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इस भाग में वर्णन है, इसका भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से लेकर 35 तक सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जबकि डीपीएसपी की बात की जाए तो ये भाग 4 में इसका वर्णन है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, मूल अधिकार की बात की जाए तो ये डायरेक्टली व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, ठीक है। जबकि डीपीएसपी की बात की जाए तो ये राज्यों को सौंपा गया दायित्व है। इसका पालन करते हुए राज्य सुशासन और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है। ठीक है ना, ये डीपीएसपी जो है राज्य को सौंपा गया दायित्व है, जिसको फॉलो करते हुए, जिसका पालन करते हुए सुशासन और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है। मूल अधिकार के स्वरूप की बात की जाए तो इसका जो स्वरूप है सामान्यतः नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, नकारात्मक लिखा हुआ है। हालांकि विचार सकारात्मक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, विचार जो है वो सकारात्मक है, बट स्टेटमेंट जैसे लिखा हुआ है ना, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अंत, ठीक, ये सारी बातें हैं। जबकि डीपीएसपी की बात की जाए तो इसका स्वरूप सकारात्मक है। ये वाद योग्य है, मूल अधिकार वाद योग्य अर्थात न्यायोचित है, जस्टिसिएबल है। मूल अधिकार की जो व्यवस्था है, ठीक है ना, इसको आप चुनौती दे सकते हैं। अगर ये छीनने का प्रयास किया जाता है राज्य के द्वारा, इसको कम करने का प्रयास किया जाता है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 के तहत चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, ये वाद्य योग्य है, जस्टिसिएबल है, बट ये वाद्य योग्य नहीं है। ठीक, इसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जबरदस्ती नहीं लागू करा सकता है। ठीक ना, वाद्य योग्य नहीं है ये, जबकि ये न्यायालय जबरदस्ती लागू करा सकता है। ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के स्थापना की बात करता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना,
इसका उद्देश्य है। कहने का मतलब ये हो गया, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब ये हो गया, लोकतंत्र आप जानते हैं ना, लोकतंत्र, और लोकतंत्र में जो हम बातें वैसे जनरली जानते हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र ही जानते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र मतलब हर व्यक्ति को, विशेषकर व्यक्ति विशेष चीज़ें इसमें हो जाती हैं, हर व्यक्ति को ये अधिकार है मतदान देने का, अगर वो वयस्क हो चुका है, या फिर प्रतिनिधि बनने का। ठीक, तो ये राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। बट इसका जो उद्देश्य है, डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, समाज में समानता लाना, सामाजिक समानता, आर्थिक रूप से समानता। अब एक एक करके जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे ना तो उसमें चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डीपीएसपी का जो उद्देश्य है ना, ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, जब राज्य किसी के लिए काम करेगा तो पूरे समाज के लिए काम करेगा ना, सामाजिक समानता लाने का प्रयास करेगा, आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसका उद्देश्य है। मूल अधिकार की बात की जाए तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और डीपीएसपी की बात की जाए तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और डीपीएसपी के वर्गीकरण की बात की जाए तो डीपीएसपी के वर्गीकरण विशेषकर मुख्यतः 3 भागों में करके देखा जाता है। एक तो हो जाएगा गांधीवादी तत्व, दूसरा समाजवादी तत्व, और तीसरा उदारवादी तत्व। और गांधीवादी तत्व वो हैं जो गांधी जी के विचारधारा पर आधारित हैं, गांधी जी की विचारधारा पर आधारित हैं। और समाजवादी तत्व की बात की जाए तो ये जो समाजवादी तत्व है ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, एक एक करके हम देखेंगे, जैसे जैसे अनुच्छेद पढ़ेंगे ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए, गांधीवादी तत्व के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 40 जो है इसमें गांधी जी की विचारधारा पर आधारित बातें वर्णित हैं। उसके बाद 43 की बात की जाए, इसमें ये भी गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है। 43 ख, 46, 47, 48 सब हम देखेंगे एक एक करके, थोड़ा सा वेट कीजिए। समाजवादी तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38 है, 39 है, 39 क है, 41, 42, 43। आप कहेंगे 43 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों बातें मैं वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। ठीक है ना, कि उसमें कौन सी बात गांधीवादी तत्व है, कौन सी बात समाजवादी तत्व है। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। फिर 43 का है, 47 है, उदारवादी तत्व में 44, 45, 48। तो ये सब इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। एक बार आप पूरा जितने भी अनुच्छेद है ना, कोशिश कीजिएगा कि जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं उनको मोटा मोटी आप ध्यान रखें। उसके बाद इन चीज़ों को आप देखते रहें कि कौन से गांधीवादी तत्व के अंतर्गत, मतलब गांधीवादी तत्व के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं, समाजवादी तत्व के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, पीटी में अगर काम नहीं देता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत 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 ही ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं ये मेंस में काम देंगी। ये चीज़ें, ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण जो है ये मेंस में बहुत ही ज़्यादा काम देगा। चलिए हम देखते हैं एक एक करके जो भी अनुच्छेद हैं उनको। और देखिए 36 में बात की जाए तो जैसे हमने वहाँ पर 12 में देखा था मौलिक अधिकार में, वहाँ राज्य की परिभाषा दी गई थी, तो वैसे ही यहाँ पर डीपीएसपी के रेस्पेक्ट में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। अनुच्छेद 38 की बात की जाए तो अनुच्छेद 38 में बात की गई है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38 में बात की गई है। आय, दूसरी आय प्रतिष्ठा, ठीक है ना, आय प्रतिष्ठा, सबको समान अवसर, सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा राज्य। ठीक है ना, आय की असमानता, प्रतिष्ठा, सबको समान प्रतिष्ठा देना, गरिमा देना, ठीक ना, अवसर, सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। ठीक, ये सारी बातें हैं 38 में। उसके बाद 39 में बात की जाए तो 39 क की बात की जाए तो सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा, राज्य के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। सभी नागरिकों को आजीविका के लिए, जीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधन, जो भी साधन उनको चाहिए, प्राप्त कराने का अधिकार राज्य को करना चाहिए। ठीक है, चाहे बिजली हो जाए, ठीक है ना, बिजली हो या फिर क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, मार्केट, सारी चीज़ें जो भी हो। उसके बाद बात करते हैं समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। जो भी समुदाय में भौतिक संसाधन है, ठीक है ना, जो भी भौतिक संसाधन है उसका संवितरण सुनिश्चित करेगा राज्य। भौतिक संसाधन जैसे मान लीजिए कि पानी है, नदियां हैं, जल है, ठीक है, सड़क है, ये सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, जो भी हो। ख की बात की जाए, ग की बात की जाए, धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकेगा। मतलब ये कोशिश करेगा राज्य कि धन और उत्पादन के जो भी साधन हैं, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति विशेष के पास ही वो सारी चीज़ें चली जाएं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे।
और घ में बात की जाए तो स्त्री व पुरुष हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 39 घ में ये बात की गई है। ग की बात करें, ये इंग्लिश में आप ऐसे देख सकते हैं क ख ग बोल रहा हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कर्मकारों, जो भी वर्कर्स हैं उनके स्वास्थ्य एवं शक्ति के संरक्षण, जो भी वर्कर्स हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके शक्ति का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेवारी होगी। बालकों के स्वास्थ्य व विकास के अवसर प्रदान करना, जो भी बालक हैं उनके स्वास्थ्य और उनके विकास का अवसर प्रदान करना, ठीक, ये राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद बात की जाए 39 का जो ऐड किया गया है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया है। देखिए बार बार ये आता है 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976, एक मिनट रुकिएगा, 42वां 1976, 44वां 1978। इसको याद करने में अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे याद रख सकते हैं, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ पर 6 है, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, तो यहाँ पर 8 है, ठीक। दोनों में अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो 39 क की बात की जाए तो ये समान न्याय, इसमें क्या बात की गई है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक अर्थात कानूनी सहायता किसको प्रदान करना सुनिश्चित करेगा राज्य, गरीबों को समान न्याय व निःशुल्क विधिक अर्थात कानूनी सहायता गरीबों को, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 40 की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 40 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 41 की, तो इसमें बेरोजगारी, बुढ़ापा, निःशक्तता मतलब क्या बोलते हैं असक्षमता, जो निःशक्त हैं, काम करने लायक नहीं है, डिजेबल है, ठीक है ना, बेरोजगारी, बुढ़ापा, निःशक्तता, बीमारी आदि की दशा में इस दशा में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। किनको, इनको राज्य के द्वारा ये चीजें सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो बेरोजगारी है या फिर बुढ़ापा है या फिर निःशक्तता है, जो डिजेबल लोग हैं या फिर कोई बीमार है आदि की दशा में, इस दशा में काम या फिर शिक्षा या फिर लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। 41 में बात की गई है। अनुच्छेद 42 की बात की जाए तो इसमें कार्य की न्याय संगत दशा, न्याय संगत कहने का मतलब काम करने लायक, न्याय संगत हो। मान लीजिए आप जहां पर काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, वहां पर इतना कचरा है, अगल बगल में इतना कचरा है, इतना बदबू है कि आप वहां रह ही नहीं सकते हैं, तो ये न्याय संगत दशा तो हुआ नहीं, ये न्याय संगत दशा नहीं। या फिर ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई नाला वाला साफ करता है, कोई गटर साफ करता है, तो उसको नाला में ऐसे ही घुसा दिया जाता है, ठीक, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी इक्विपमेंट के, ऐसे इक्विपमेंट की जिसकी ज़रूरत है, तो उसमें क्या हो जाता है, किसी किसी की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है ना, दुर्घटना की वजह से। तो ये न्याय संगत दशा नहीं ना हुई, कार्य करने की न्याय संगत दशा होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग पर ऊंचाई पर, ठीक है ना, बहुत माला ऊपर पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, और उसको पर्याप्त सपोर्ट नहीं है, नीचे पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है, ताकि वो अगर गिरता भी है गलती से तो उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो न्याय संगत दशा थोड़ी हुई। आपको बस मैंने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि न्याय संगत का मतलब क्या होता है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उस लायक वहाँ पर इन्वायरमेंट होना चाहिए, उस लायक सारी चीज़ें होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता की बात की गई है, मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है अनुच्छेद 42 में। 43 में बात की है तो वर्कर्स जो है ना, कर्मकार जो हैं, उनके हेतु निर्वाह मजदूरी, ठीक है ना, निर्वाह मजदूरी मतलब जिनसे कि उनका काम चल सके, ऐसा नहीं कि अब 2-4 रुपये दे दिए। निर्वाह मजदूरी, जो भी काम करना है उस लायक उनको पैसे मिलने चाहिए जिनसे कि उनका काम चले, तो निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। कुटीर उद्योग के विकास की बात की गई है। कुटीर उद्योग के विकास की बात की जाए ना तो देखिए ये मैं वहाँ पर जैसे कैसे 43 दोनों जगह लिखा हुआ था, गांधीवादी तत्व में भी और समाजवादी में भी। तो देखिए कर्मकारों है तो निर्वाह मजदूरी की बात की जाए तो ये सामाजिक तत्व के अंतर्गत आ जाएगा, और कुटीर उद्योगों के विकास की बात की जाए, घर घर में उद्योग की विकास की बात की जाए तो ये गांधीवादी तत्व, गांधी जी की विचारधारा थी ये, ठीक है। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेंस में ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी, और पीटी में अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर भी। देखिए 43 का की बात की जाए तो यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया है। ये उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भी भूमिका होनी चाहिए,
उनसे भी राय लेनी चाहिए। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, 43 ख की बात की जाए तो ये भी संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है, 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें बात की गई है सहकारी समिति के गठन की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन की। 44 की बात की जाए तो 44 में बात की गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब हर नागरिक के लिए यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए। तो ये वाली जो बात है ना 44, अनुच्छेद 44 जो बात करता है समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर नागरिक के लिए, सभी के लिए समान कानून हो, नियम कानून हो। ठीक है, 45 की बात की जाए तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल की बात इसमें की गई है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की। ठीक है, 6 से 14 की बात फिर वो मौलिक अधिकार में इसको डाल दिया गया है, मौलिक अधिकार 21A के तहत। और 6 वर्ष से कम के लिए DPSP में भी इसको रहने दिया गया है, अनुच्छेद 45 में, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 46 की बात की है तो इसमें SC ST, ठीक है ना, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य दुर्बल वर्गों का शैक्षणिक व आर्थिक प्रोत्साहन, ठीक है ना, अनुच्छेद 46 के तहत प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, आर्थिक प्रोत्साहन। ठीक है ना, SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों को, ठीक है, शैक्षणिक व आर्थिक प्रोत्साहन, जिसे स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता है ना। उसके बाद बात की जाए अनुच्छेद 47 की तो लोगों के पोषाहार, ठीक है ना, लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर मतलब लाइफस्टाइल, और जो भी वो क्या खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है ना, पोषाहार स्तर मतलब अच्छा भोजन उनको प्राप्त हो, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, ठीक है, एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना, समाज के स्वास्थ्य में सुधार करना, तथा मादक पेय व नशीली दवा के मतलब नशीली पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना, ये राज्य के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए अनुच्छेद 47 के तहत ही DPSP में जो ये वर्णित है अनुच्छेद 47 में, इसी के तहत भारत बोल रहा हूँ, बिहार में भी जो शराबबंदी लागू की गई है ना, तो अगर अनुच्छेद 47 आप पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 47 बोल रहा हूँ, मेंस के क्वेश्चन अगर आता है DPSP से संबंधित तो वहाँ पर ये बात आप कोट कर सकते हैं, जो शराबबंदी की गई है, ठीक, शराबबंदी जो की गई है इसी के तहत। चलिए 47 की बात की जाए, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी भी चीज़ें भी पढ़ लीजिए अनुच्छेद 47 में। 48 की बात की जाए तो कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक विकास, खेती हो, एग्रीकल्चर हो या फिर पशुपालन हो, उसका वैज्ञानिक विकास होना चाहिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक ना, टेक्नोलॉजी का उपयोग मतलब टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास होना चाहिए, तथा गाय व अन्य दुधारू पशुओं के बलि पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, गाय व अन्य दुधारू पशुओं के बलि पर रोक लगाना चाहिए, 48 में ये बात की गई है। उसके बाद बात की जाए 48 क की तो इसमें पर्यावरण व अन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण हो या फिर अन्य बोल रहा हूं मैं, वन्य, पर्यावरण व वन्य जीवों, जो वन्य जीव हैं, पर्यावरण है और वन्य जीव जो हैं उनके संरक्षण की बात की गई है, इनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए राज्य की तरफ से। ठीक, उसके बाद बात की जाए 49 अनुच्छेद 49 में बात की गई है राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। अब राज्य का मतलब आप खाली प्रांत नहीं समझ लीजिएगा, राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, मैंने उसमें जो बताया था ना मौलिक अधिकार में, अगर मौलिक अधिकार वाला आपने वीडियो देखा है तो राज्य की परिभाषा में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ राज्य का मतलब आप प्रांत नहीं समझ लीजिएगा, प्रांत भी आएगा बट केंद्र सरकार भी आ जाएगी, केंद्र सरकार के अधीन जो भी अधिकारी हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, संसद, विधानसभा, सारी चीज़ें आ जाएंगी राज्य के अंतर्गत। राज्य का मतलब ये नहीं खाली प्रांत। देखिए 49 में राष्ट्रीय महत्व के, हाँ ये आपने देख लिया। 50 में अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो इसमें कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, सेपरेशन की बात की गई है, तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, 50-50, 50 से 50-50 याद रख लीजिए, पृथक्करण अलग अलग 50-50 ऐसे, ठीक है ना। 51 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में 1 मिनट, 51 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह, ठीक ना। तो 51 की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 में ये सारी बातें की गई हैं। मौलिक कर्तव्य की अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज की, फंडामेंटल मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर है। मौलिक अधिकार की बात की गई है
संविधान के भाग 3 में, ठीक है। जबकि मौलिक कर्तव्य की बात की गई है कहाँ पर, संविधान के भाग 4 क में। ये संशोधन के बाद ऐड किया गया है, अभी देखेंगे किस संशोधन के द्वारा। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में थोड़ा सा डिफरेंस है। मौलिक अधिकार तो चलिए संविधान के द्वारा ये नागरिकों को, जनता को दिए गए वे अधिकार हैं जो उनके लिए जरूरी है, उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए ये सारे अधिकार कंपलसरी है, जरूरी है, इसलिए भारत के संविधान के द्वारा भी ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं ये बाद में संशोधन के द्वारा ऐड किए गए हैं कि जो देश के नागरिक हैं उनका ये भी कर्तव्य होना चाहिए, ये भी ड्यूटी होनी चाहिए, ये उनका कर्तव्य होना चाहिए। क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए उन्हीं को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। उन्हीं का नाम मौलिक कर्तव्य है। शुरुआत में तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में फिर से संशोधन करके एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। देखिए पहले देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की जाए तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था, ठीक है। किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। संविधान के भाग 4 क में इसका वर्णन मिलता है। किस अनुच्छेद में इसको डाला गया है? अनुच्छेद 51A अर्थात 51 क में, ठीक है। दोनों ध्यान रखिएगा। भाग की बात की जाए तो 4 क में अर्थात 4A में, अनुच्छेद की बात की जाए तो 51 क अर्थात 51A में। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11 है। पहले कितनी थी? 10 थी। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रावधान है मौलिक कर्तव्य का, ये कहाँ से लिया गया है? रूस से, ठीक है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं कितने मौलिक अधिकार हैं। हाँ, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार मैं बोल रहा हूँ, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे हम देख लेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। एक एक करके सारे कर्तव्य देख लेते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जितने भी कर्तव्य हैं इसको रटने का प्रयास ना करें, बस बार बार पढ़ते रहें। अगर मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मोटा मोटे भी आपको पॉइंट पता है तो लिख लेंगे, और हल्का फुल्का भी आपको पॉइंट्स पता है ना। तो पीटी में भी अगर इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक, या फिर आता है, तो ये पॉइंट्स आपको हल्का फुल्का पता रहेगा तो आप ऑप्शन देकर चीज़ों को मतलब सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार मौलिक कर्तव्य, जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं उनको देखते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि ये सारे मौलिक कर्तव्य आपको ध्यान है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, ध्यान रखना। हमेशा आप देखते रहेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। देखिए, पहले मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो इसमें बात की गई है संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। किसके लिए कहा जा रहा है? जनता, नागरिक के लिए, जो देश की जनता है उनके लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। जो संविधान है, राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है, उनका आदर करना चाहिए। किनको? नागरिकों को, ठीक है। ये सब कर्तव्य होना चाहिए, नागरिकों का कर्तव्य है, ये इनका दायित्व बनता है, नागरिकों का दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम ये जो भी कर्तव्य यहाँ पर लिखे गए हैं इनको हम फॉलो करें, ठीक है। ये सारी बातें हैं, एक एक करके देखते हैं। दूसरी बात है कि स्वतंत्रता संघर्ष के जो उच्च आदर्श हैं उनका पालन करना चाहिए। स्वतंत्रता की लड़ाई के समय जो भी आदर्श फॉलो किए गए, जो भी उच्च आदर्श हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे कि क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, अहिंसा, मतलब गांधी जी का अहिंसा वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारी बातें हैं। तो स्वतंत्रता संघर्ष के जो भी उच्च आदर्श हैं उनको पालन करना चाहिए, उनका पालन करें। उसके बाद बात की जाए कि भारत की संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता का मतलब मैं बता चुका हूं पहले भी प्रस्तावना वाले वीडियो में, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। किसके लिए बोला जा रहा है? नागरिकों के लिए, हमारे लिए बोला जा रहा है। ये सब हमारे लिए बोला जा रहा है, नागरिकों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। चौथे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें, ठीक है। उसके बाद बात की गई है समान बंधुत्व की भावना का विकास करें तथा धर्म, भाषा एवं प्रदेश में भेदभाव नहीं करें। सिंपल सी बातें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली कोई विशेष बात है नहीं। उसके बाद के कर्तव्य को देखो तो इसमें बात की गई है राष्ट्र की सामासिक संस्कृति। सामासिक मतलब जो मिली हुई संस्कृति है, बहुत सारी संस्कृतियां अपने यहाँ है ना, जैसे बोलते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी संस्कृति, ठीक। तो राष्ट्र की सामासिक संस्कृति और गौरवपूर्ण परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, उसको बचाए रखें, ठीक है। उसके बाद बात की गई है कि प्राकृतिक वातावरण, पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण करें, ठीक है। उसके बाद बात की गई है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है ना,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, मानववाद और ज्ञान अर्जन, ठीक है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब साइंटिफिक जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए। मानववाद, ह्यूमैनिटी और ज्ञान अर्जन करने की भावना होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें, ठीक है। तथा सुधार की भावना, ये सब इन सब चीज़ों का विकास करें नागरिक, ठीक, उनके लिए बात की गई है। उसके बाद लिखा गया कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उनको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। उसके बाद बात की गई है प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति का प्रयास करें। अकेले के दम पर करना चाहते हैं तो अकेले के दम पर करें, या फिर मिलजुल कर करना चाहते हैं, सामूहिक रूप से करना चाहते हैं तो सामूहिक रूप से उन्नति का प्रयास करें देश के लिए, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से, या फिर सामूहिक उन्नति का प्रयास करना चाहते हैं तो सामूहिक उन्नति का प्रयास करें, मिलजुल कर उन्नति का प्रयास करना चाहते हैं तो मिलजुल कर, ठीक है, ग्रुप बनाकर, ठीक। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह की बात की गई है उधर, तो उनसे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। आगे बात की जाए प्रत्येक माता पिता, ये ऐड किया गया था बाद में, 11वां जो ये मूल कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 2002 के तहत। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक जो माता पिता हैं या फिर जो संरक्षक है, ठीक है ना, जो पाल रहे हैं बच्चों को, मतलब किनको पाल रहे हैं, बच्चों को, प्रत्येक माता पिता या फिर संरक्षक अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा जरूर दिलाएं। तो ये सारी बातें हैं। खैर इसमें बहुत सारी बातें नहीं थी। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।